आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शंस है, तो क्या हम शुरू करें? आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों। कंजंक्शन एक चुन्नू मुन्नू छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर में पूरा डिलीवर हो जाता है। तो आइए मिलते हैं छोटे प्यारे से टॉपिक से। तो क्या हम सब तैयार हैं? तो फटाफट से लिख दीजिए, यस मैम, वी ऑल आर रेडी टू लर्न कंजंक्शंस। आने दो फटाफट से। कंजंक्शन शब्द कॉन्जुगेट से बना है बेटा, और कॉन्जुगेट मीन्स टू कनेक्ट और टू लिंक और टू ज्वाइन और टू ज्वाइन। तो बेसिकली कंजंक्शन को ही कनेक्टर, कंजंक्शन को ही लिंकर और कंजंक्शन को ही ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से बुलाया जाता है। इसका बेसिक सा काम होता है टू ऐड। अब ये ऐड क्या करता है? दो शब्दों को ऐड कर सकता है, आपस में जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लोजेस को जोड़ सकता है। सिंपल सी बात ये है कि इंग्लिश में कभी भी कुछ भी जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, अटैच करोगे, तो उस कनेक्ट करने वाले शब्द को इंग्लिश ने नाम क्या दे रखा है? कंजंक्शंस। बेसिकली ये इंग्लिश में तीन तरह की होती हैं। पहले को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरे को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है जो सेम लेवल के सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़े, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो इसी को। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होता है। अब जो सेम लेवल को नहीं, यानी नॉन, या यूं बोल लो कि डिपेंडेंट को जो जोड़ता है, इसमें हमने कह दिया इंडिपेंडेंट, इसमें हमने कह दिया डिपेंडेंट सेंटेंसेस को अगर जोड़ता है तो सबऑर्डिनेट कहलाता है। अब इस बात का क्या मतलब है मैम? ध्यान से देखो बेटा। सपोज मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज इंटेलिजेंट एंड यू आर ऑनेस्ट। ही इज इंटेलिजेंट एंड यू आर ऑनेस्ट। और दूसरा मैंने लिखा, ही इज वर्किंग so hard to get this job. He is working so hard to get this job. पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या लग रहा है देखने में? He is intelligent and you are honest। देखने में क्या लग रहा है हमें? दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आपस में जुड़ गए। क्या लग रहा है हमें? दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ही इज इंटेलिजेंट अपने आप में कंप्लीट है और यू आर ऑनेस्ट अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरह की कंजंक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेट, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़े, आपस में कंप्लीट, अपने ऊपर निर्भर सेंटेंसेस को जोड़े, उसको कहा जाता है, कैसे बेटा? क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। जबकि दूसरे को देखो, ही इज वर्किंग सो हार्ड टू गेट दिस जॉब। अब यहां पे ये जो सो कंजंक्शन यूज कर रखी है हमने, या सो के साथ टू को पेयर कर रखा है, इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। क्यों मैम? क्योंकि वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि उसे नौकरी मिल जाए, या यूं कह लो नौकरी कब मिलेगी? जब वो मेहनत करेगा। समझ पा रहे हैं हम बात को? नौकरी कब मिलेगी? जब वो मेहनत करेगा। तो बेसिकली दोनों सेंटेंस ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। तो उस लॉजिक से हमारा यहां पे क्या बन गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। हालांकि इंग्लिश में वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग ज्यादा जरूरत हमें कोरिलेटिव की पड़ती है, ना कोऑर्डिनेट की ना सबऑर्डिनेट की। फिर भी आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ती है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ती है, जबकि सबऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए सेंटेंसेस को जोड़ती है। फिर भी हमारा फोकस ज्यादा कहां रहेगा? कोरिलेटिव पे। अब कोरिलेटिव क्या होता है? को का मतलब होता है आपस में, और रिलेटिव होते हैं जुड़े हुए। तो ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा आपस में जुड़े हुए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ईदर के साथ
और सारे लिखोगे, ध्यान से देखना, नीदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो। आपको ये कोर रिलेटिव्स याद करने होते हैं। मुझे पैनल पे प्रैक्टिस बुक चाहिएगी 10 मिनट बाद। कंजंक्शन बेसिकली नोट ओनली बट ऑल्सो के अलावा आप याद रख सकते हो बोथ एंड, बिटवीन एंड, even but, else but, none else but, ऐसे ही नेवर का पेयर और, नोर का पेयर भी और, नोट का पेयर भी और, नो वन का पेयर और, नोबडी का भी पेयर और। बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। लेस्ट के साथ शुड, सो के साथ दैट, सो के साथ एज के साथ एज के साथ सो, सेल्डम इफ एवर, seldom or never, little if anything, little if anything, little or nothing। ये सारी की सारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं बेटा। सबसे ज्यादा अगर आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे ना तो ये कोरिलेटिव से दिखाई देंगे, जैसे नो सूनर देन, नो सूनर के साथ देन, नो अदर के साथ देन, रेदर के साथ देन, सिर्फ अदर आ जाए तो भी देन। ये सारी की सारी कोरिलेटिव है बच्चों। बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, ईदर के साथ ना नोर लगा देते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में, तो बच्चे को पता होना चाहिए किसका पेयर क्या है। सबसे पहले तो आपने ये सारे पेयर्स याद रखने हैं। अगर नोट है तो उसका पेयर और ही होगा बस, बिटवीन है तो उसका पेयर एंड ही होगा बस, बोथ है तो उसका पेयर एंड ही होगा, नोट ओनली अगर लिखा है तो एंड ऑल्सो ही होना चाहिए, सॉरी बट ऑल्सो ही होना चाहिए। वो गलत लिखने के लिए एंड ऑल्सो लिख कर देता है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए किसका पेयर क्या है। समझे मेरी बात? तो सबसे पहले तो ये सारे पेयर्स आप लोगों को लर्न करने हैं। ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, पर हैं बहुत आसान, 2-3 बार पढ़ोगे तो ही याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको ये सारे पेयर्स याद करने हैं सबसे पहले। अगर यहां तक का सारा समझ आ गया हो तो थम्स अप डालो। फिर कुछ छोटी छोटी 5-7 बातें हैं वो बताऊंगी। मेनली कंजंक्शन में सबसे बड़ा काम होता है बच्चे इसको याद करें और सही को सही के साथ पेयर करें। यानी अगर सेंटेंस बोथ से शुरू हुआ है तो आगे एंड ही होना चाहिए। बहुत सी जगह पे एज वेल एज लिख देते हैं, तो आपने क्या करना होता है, एज वेल एज को रिमूव करके उसे एंड में बदलना होता है। समझे? इस तरीके से इस कंजंक्शन को यूज किया जाता है। एक बच्चे ने लिखा है कि मैम ये वाले देन में और ये वाले देन में क्या फर्क होता है? ये जो THEN देन होता है ये कंजंक्शन के तौर पे आता है फिर या बाद में के लिए, और जो THAN वाला देन होता है इसे हिंदी में से कहते हैं, ये कंपैरिजन दिखाने का काम करता है। तो जब आप दो लोगों में तुलना करते हो तो THAN आता है, और जब आप बाद में करेंगे भाई फिर देख लेंगे, बात फिर देखेंगे, कल देख, ये सेंस में जब जाते हो तो THEN वाला देन आता है। ये डिफरेंस होता है बेटा दोनों में। अब यहां तक का क्योंकि आप सभी ने थम जप भेज दिए हैं तो हम कुछ 8-10 बातें और डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये भाई साहब हमें करने देंगे तो। सबसे पहली छोटी सी बात जो आप सबको पता होनी चाहिए इंग्लिश में, एंड और बट के बारे में है। ये एंड इंग्लिश में तब लगाते हैं जब आप दोनों अच्छी या दोनों बुरी बातें जोड़ते हो, जबकि बट तब लगाते हैं जब एक अच्छी और एक बुरी बात जोड़ते हो। जैसे मैंने कहा शी इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, शी इज ऑनेस्ट
एन इंटेलिजेंट, पर अगर मैं कहूं शी इज इंटेलिजेंट बट पुअर, शी इज इंटेलिजेंट बट पुअर, तो जरा मैच करके देखो, समझे? ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों अच्छी बातें हैं, इसलिए बीच में क्या है, क्या लगाया मैंने बीच में? एंड लगाया है ना। अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो उसमें इंटेलिजेंट और पुअर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में एंड नहीं लगा रहे हैं। देखो अब बीच में क्या लगा रहे हैं? बट लगा रहे हैं। तो जहां दोनों अच्छी बातें जोड़ोगे एंड लगा देना, दोनों बुरी जोड़ोगे तो भी एंड लगा देना, एक अच्छी और एक बुरी बात जोड़ोगे तो बट इस्तेमाल करना। ऐसे ही दूसरा छोटा सा पॉइंट है, कभी भी इंग्लिश में आप बिकॉज से लाइन शुरू कर रहे हो, या एज से शुरू कर रहे हो, या सिंस से शुरू कर रहे हो, कभी भी इनके साथ सो, डज या देयरफॉर का यूज आपने नहीं करना होता। इसमें से कोई भी शब्द अगर लाइन में पहले से है तो सो, डज या देयरफॉर बाद में मत लगाओ। जैसे बिकॉज शी वॉज सिक, सो शी वेंट होम। ज्यादातर बार ऐसी लाइनें बच्चों ने बोली होती है, भाई वो बीमार थी ना इसलिए घर चली गई। अब लाइन को ध्यान से देखो, अगर मैं पहले से बिकॉज यूज किए हुए हूं तो मुझे बाद में सो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कोमा से काम चलाया जा सकता है। तो इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए लोग बहुत गलतियां करते हैं, बोलते हुए भी और ग्रामर लिखते हुए भी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इन तीनों के साथ कभी भी सो, डज और देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है। अगला कंफ्यूजन मैंने बच्चों को देखा है व्हेन और वाइल में। देखो एक सिंपल सा फंडा है बेटा, वाइल हमेशा ना कॉन्टिन्यूअस में दिखाता है एक्शन को, चाहे एक चाहे दोनों, जबकि व्हेन कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं दिखाता, ना प्रेजेंट में। व्हेन हमेशा पास्ट में जाता है। कैसे मैम? मैंने कहा आई वॉज टीचिंग व्हेन यू वर स्लीपिंग। I was teaching when you were sleeping। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस है, दोनों तरफ ing है, देख पा रहे हो? टीचिंग में भी और स्लीपिंग में भी। तो इंग्लिश कहती है अगर ing से आप सेंटेंस को बना रहे हो, आपका एक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो when नहीं while को प्रेफर करें। अगर आपका एक्शन कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता तो आप वाइल लगा सकते थे। यानी सीधी सी भाषा में वाइल जहां पर भी आप इस्तेमाल करोगे आईएनजी के साथ चलेगा, व्हेन को कभी भी आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप व्हेन और वाइल में डिफरेंस कर सकते हो। हालांकि हिंदी में दोनों बराबर होते हैं, व्हेन को जब कहा जाता है और वाइल को जब की। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में मैंने बच्चों को कंफ्यूज देखा है अनलेस और अंटिल में। एक तो अनलेस होता है और एक अंटिल होता है। दोनों की हिंदी होती है जब तक नहीं। दोनों को क्या कहते हैं हिंदी में? जब तक नहीं। तो इनके अंदर नॉट ऑलरेडी होता है। तो पहली बात तो ये सीखनी होती है, इनके साथ आपको कभी नोट नहीं लगाना होता। अनलेस और अंटिल वाला सेंटेंस जो होता है, अनलेस और अंटिल वाला जो सेंटेंस पार्ट होता है, उसके साथ कभी नोट नहीं लगाना। आइए, तो एक तो इसके साथ आपने नॉट नहीं लगाना है। दूसरी बात पता है क्या होती है? अनलेस वहां आता है जहां पे हम शर्त की बात करें, और अंटिल वहां आता है जहां पे हम टाइम, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो समय की बात करें। अब झगड़ा पता है क्या है? हमारे ना बड़े सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि टाइम कैसे पता लगता है और शर्त कैसे पता लगती है। तो ध्यान से देखो, एक ना शॉर्टकट होता है। अगर वो टाइम की तरफ इशारा कर रहा है तो सेंटेंस में ना आपको वेट शब्द दिखता है। बच्चों सेंटेंस में स्टे लिखा होगा, सेंटेंस में सीधा सीधा टाइम भी लिखा हो सकता है, सेंटेंस में 5 PM भी लिखा हो सकता है, सेंटेंस में 3 मिनट्स भी लिखा, मतलब कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा जो टाइम की तरफ हमें कहेगा। तो उस केस में तो आप अंटिल लगा दोगे, अदरवाइज वो शर्त माना जाएगा, और शर्त माना जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है भाई? अनलेस हो जाता है। पता है कैसे? ध्यान से देखो, मैंने कहा वेट हियर, क्या कहा बच्चों? वेट हियर अंटिल आई कम, है ना?
उस दूसरा मैंने क्या बोला, आई विल नॉट गेट अ जॉब, आई विल नॉट गेट अ जॉब अनलेस आई वर्क हार्ड, आई विल नॉट गेट अ जॉब अनलेस आई वर्क हार्ड। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस लॉजिक से तो नीचे वाले क्वेश्चन में अनलेस लगा दिया मैंने। ऊपर देखो मैं एंटिल क्यों लगा रही हूं, क्योंकि मुझे साफ साफ समय की तरफ इशारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेकेंड सेंटेंस सेजल कह रही है नॉट क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा था कंजंक्शन वाले पार्ट में नॉट नहीं आएगा, कंजंक्शन वाले पार्ट में नॉट नहीं आएगा। अनलेस के बाद आता है उसका सेंटेंस, पहले नहीं। तो पहले वाले में नोट हो सकता है, अनलेस वाले पार्ट में नोट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है नो सूनर हैड ही, ऋषि वो वाला फैन और एसी ऑन करना। नो सूनर हैड ही रीच द सिचुएशन, स्टेशन होगा, ये टाइपिंग की गलती है। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं देन आता है, क्लास याद करो सिखाया था। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू स्पीक बट ऑल्सो टू राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू स्पीक, नॉट ओनली के साथ क्या शब्द है, डिफिकल्ट, और बट ऑल्सो के साथ क्या है, टू। जबकि रूल में मैंने आपको क्या सिखाया था, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। चलिए, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या करते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, यानी जो शब्द नॉट ओनली के साथ है वही बट ऑल्सो के साथ होना चाहिए। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो इंग्लिश के साथ डिफिकल्ट है जो कि एडजेक्टिव होता है, और सॉरी नॉट ओनली के साथ डिफिकल्ट है जो कि एडजेक्टिव होता है, और बट ऑल्सो के साथ टू है जो कि प्रीपोजिशन होता है। जबकि रूल कहता है जो हिस्सा नॉट ओनली से जुड़ेगा वही सेम बट ऑल्सो से जुड़ना चाहिए। पर बट ऑल्सो के साथ अब मैं डिफरेंट शब्द लिख ही नहीं सकती, क्योंकि सेंटेंस में दूसरा डिफरेंट शब्द है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं नॉट ओनली को मैं कहूंगी नॉट ओनली की पोजीशन बदल दो, यहां से उसको यहां ला के रख दो टू से पहले। तो सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू स्पीक, नॉट ओनली टू स्पीक बट ऑल्सो टू राइट, नॉट ओनली टू स्पीक बट ऑल्सो टू राइट। लेवल बराबर हो गया ना। तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच जुड़े। अब बट ऑल्सो के साथ भी टू आ गया और नॉट ओनली के साथ भी टू आ गया, जैसे ही मैंने नॉट ओनली को यहां रख दिया डिफिकल्ट और टू के बीच में। ऐसे करना होता है, इंप्रूवमेंट में सही करना होता है। शी इज एज मच नोटेड फॉर हर विजडम एज फॉर। देखो जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, ऐसे ही एज भी जोड़ता है, ऐसे ही एज भी जोड़ता है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इस एज के साथ तो फोर है, जबकि इस एज के साथ मच है, जबकि एज के साथ हमें फोर लाना है तो एज को यहां लिखना पड़ेगा। यहां पे एज गलत हो गया और एज को यहां बीच में लिखो ताकि लेवल बराबर किया जा सके। तो ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्दी, दो के साथ बट येट और कोमा तीनों ठीक होते हैं। तो जो भी आपको मिले ये सेंटेंस सही है। आई हैव बोथ विजिटेड अमेरिका एंड रशिया, आपको कहना चाहिए आई हैव विजिटेड बोथ अमेरिका एंड रशिया, आई हैव विजिटेड बोथ अमेरिका एंड रशिया। आपस में कुछ चैट कर रहे हो, मुझे लगा डाउट है इसलिए मैं पढ़ने लग गई थी। अब यहां बोथ और एंड भी नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही चल रहा है। हार्डली हैड शी लेफ्ट, देखो हार्डली के साथ देन तो कभी आता ही नहीं है, हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन आता है ना बच्चों। अगला देखो, ही नीदर नोज मी नोर माई फ्रेंड, नीदर नोर भी को रिलेटिव कंजंक्शन है तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगी। तो आपको कहना चाहिए ही नोज नीदर मी नोर माई वाइफ। सारी को रिलेटिव नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह चलती हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ के लिखना होता है। ही हैड नाइदर अ कार और अ स्कूटर, देखो नाइदर के साथ नोर आता है और नहीं आता। रमेश नाइदर वेंट टू चंडीगढ़ नोर दिल्ली, अगर हम ध्यान से देखें नोर के साथ दिल्ली है तो नाइदर के साथ भी हमें चंडीगढ़ लिखना पड़ेगा, यानी नाइदर को वेंट के बाद लिख सकते हैं हम। तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, रमेश वेंट नाइदर टू चंडीगढ़ नोर दिल्ली।
देयर वॉज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन पुलंगो। अगर आप ध्यान से देखो तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं एंड लगता है, तो आपका सही सेंटेंस होना चाहिए देयर वॉज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एंड इन पुलंगो। समझे? 16 सॉरी 11th है, ये नंबर गलत है यहाँ पे। वन कैन नोट बी बोथ प्रेजेंट एट न्यू दिल्ली एज वेल एज, देखो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, एंड आएगा। आई डोंट नो दैट और वेन, आपको याद है मैंने एक रूल पढ़ाया था कि दैट और वेन, दैट और WH कभी एक साथ नहीं आते, ऐसी सिचुएशन में हमेशा दैट रिमूव होता है। आई डोंट नो व्हेन शी विल गो, मुझे नहीं पता वो कब जाएगी। देखो मैं आपको फील कराती हूं, अब ये मैंने इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कराए थे, अब मैं आपको फिलर्स के कराऊंगी। देखो आपको फील होगा अरे ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन के टाइप पे निर्भर करता है, कई बार कॉन्सेप्ट आसानी से दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता। कॉन्सेप्ट आसानी से दिखता है तो आसान लगता है, नहीं दिखता तो मुश्किल लगता है। अब आप, हाँ जी, अब ये क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, ध्यान से देखना। शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर, बट आएगा। क्यों मैम? क्योंकि इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है और पुअर होना बुरी बात, और जब अच्छी और बुरी बात जुड़ती है तो बट आता है। रूल याद है? He waited for me until I came back. Until क्यों लगाया मैम? क्योंकि टाइम के लिए until आता है। नाइदर का मीनिंग तो समझाते हैं, पर नोर का मतलब, नाइदर नोर दोनों का इकट्ठा ही मतलब होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर और नोर पेयर है बेटा, दोनों का अलग अलग कोई मतलब नहीं होता। तो ही वेटेड फॉर मी अंटिल आ गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ये सेंटेंस तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। 5 years have passed since I left the college, क्योंकि आपको पता है बिफोर में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला सीन आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? सिंस लग गया। लग रहे हैं ना आसान? नाइदर आ गया तो आगे क्या आएगा? नोरी आएगा। बोथ आ गया तो ब्लैंक में क्या आएगा? एंड आएगा, है ना? बोथ मीना एंड वीना। ऑल्दो आ गया तो बट और येट दोनों ठीक होते हैं, और दो ऑप्शन आने की अवस्था में आगे वाले को सही मान लेना होता है। तो यहाँ पे ऑल्दो शी वर्क हार्ड बट शी फेल्स, हालांकि उसने मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गई। मेक हैज डैश यू विल मिस द ट्रेन, और जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और जो होता है वो या तो या नहीं तो के लिए आता है। आई वॉन्ट टू नो, किसने मुझे बुलाया है? सब्जेक्ट के लिए हु लगता है, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, प्रोनाउन में सिखाया था, याद करो। अब यहाँ जो येट लगा है ये सीधा सीधा कह रहा है ऑल्दो ही आएगा भाई, क्योंकि इफ के साथ तो येट नहीं आता। हार्डली सीधा सीधा कह रहा है, मेरे साथ तो क्या आता है? व्हेन आता है। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ये कहावत है बच्चों इंग्लिश में, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कंजंक्शन का। इट इज अ प्रोवर्ब, ये सिर्फ एक कहावत है। इस कहावत का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। आपने हिंदी में सुना है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। नोट ओनली जहां भी आएगा अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, तो नोट ओनली देखते ही आंसर क्या हो गया? बट ऑल्सो हो गया। द पीपल नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी, नो के साथ दैट लगता है हमेशा, सेड के साथ दैट लगता है हमेशा, ये चीजें प्रैक्टिस से सीखोगे धीरे धीरे। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं, आप इलेक्ट्रिक वायर को टच ही नहीं करोगे जब तक आप बेवकूफ नहीं हो। बेवकूफ हो तभी तो टच करोगे, बेवकूफ नहीं हो तो टच नहीं करोगे, तो इसलिए यहां अनलेस हो गया। नो सूनर देखते ही समझ जाओ, नो सूनर की जोड़ी तो किसके साथ है? देन के साथ। The thief ran away should, should देखते ही समझ जाओ शुड की जोड़ी किसके साथ है? लेस्ट के साथ। समझ रहे हो? विदुर जी मेरी तरफ से सब ठीक है, आपकी तरफ से दिक्कत है बेटा? हमारी तरफ से सब ओके चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आज माइक भी नया यूज किया है आपके बैच में मैंने। डैश यू कम आई शेल गो, अगर, अगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ। आइदर देखते ही समझ जाओ क्या आएगा? और। रेदर देखते ही समझ जाओ क्या है जोड़ी? देन। ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम, वो थक गया था इसलिए घर चला गया। देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, ये जो THAN देन होता है इसका मतलब होता है से।
और जो THEN देन होता है इसका मतलब होता है फिर या बाद में। तो ना तो से चाहिए यहाँ, ना फिर या बाद में, यहाँ चाहिए इसलिए। तो वो थका हुआ था इसलिए वो घर चला गया। डू यू नो डैश ही वॉज, हु आएगा। सब्जेक्ट के लिए हु लगता है बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगता है और टाइम के लिए व्हेन लगता है। यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है। चलो 86 से 89 आप करके दिखाओ, क्योंकि आप में से ना ज्यादातर बच्चे आज घर से प्रैक्टिस करके नहीं लाए हैं और फिर कमेंट में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरी मजबूरी है प्रैक्टिस करवाना। आप देखो होमवर्क करके लाना तो आपकी ड्यूटी है ना। अगर करके लाओगे ही नहीं, क्लास भी नहीं लगाओगे तो कैसे सीखोगे। दीपांशु, ये मंडे वाली क्लास में डिस्कस हुआ था जो आप पूछ रहे हो, इससे रिलेटेड पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो। कंजंक्शन की एक पीडीएफ डाल रखी है मैंने, जिसमें सारी कंजंक्शंस एक्सप्लेन की गई हैं। जितने भी बच्चों को डाउट आ रहा है उन्होंने वो पीडीएफ रिवाइज ही नहीं करी, रीड नहीं करी है। ग्रामर इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपको खुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ मुझे सुनने से नहीं आएगी। तो आप प्लीज उस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ो। जो भी बच्चे रिहान है, दीपांशु है, जिन्हें समस्याएं आ रही हैं, उस पीडीएफ को पूरा पढ़ो, आपको इंप्रूवमेंट फील होगी। अब ये 4 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी करके दिखाओ। चलो पिलर्स तो पूरे करवा देती हूं मैं आज। स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट, स्कैर्सली के साथ व्हेन आएगा। नाइदर देखते ही नोर आएगा। नोट ओनली देखते ही बट ऑल्सो आएगा। बोथ देखते ही एंड आएगा। ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था, बोथ के साथ एंड आएगा। आप प्रैक्टिस सेट खुद से पहले करोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, खुद से करके नहीं आओगे तो कम समझ आएगा। आइदर देखते ही आंसर और। ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी, ये कहावत है इंग्लिश की, धीरे चलो पर रोज चलो। ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी। डैश देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये कहावत है, प्रॉवर्ब है बेटा ये, जहां चाह वहां राह, सुना है। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस आएगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये एक कहावत है। दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम, दो के साथ येट, ऑल दो के साथ बट, बाकी दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड टाइड होता है हमेशा। गिव मी समथिंग टू ड्रिंक एल्स आई शुड डाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एल्स का मतलब नहीं तो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज he can not run nor walk, जबकि नोट पहले से लगा हो तो नोर नहीं, सिर्फ और में काम चल जाता है। नोट और नोर दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो एक साथ लगा नहीं सकते। I can not say that where, आपको याद है मैंने कहा था that और WH एक साथ नहीं आते, और ऐसे सिचुएशन में हमेशा that को रिमूव करते हैं। She can not run nor walk, ध्यान से देखो, फिर से नोट दिख रहा है, नोट के साथ और यूज होता है ना कि नोर। आई अंडरस्टैंड के बाद दैट होना चाहिए, विच इज टोटली मिसिंग फ्रॉम हेयर। आई अंडरस्टूड दैट शी विल अटेंड द फंक्शन। He has not any book or any copy. Again, listen to me carefully. Not is written here. We cannot go for nor. We should go for or. I hope you are well. Hope is a kind of verb जिसके साथ कभी that का use नहीं किया जाता। I have never seen her. Never is itself negative बेटा,
तो नोर नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, सिर्फ और लगा देंगे। I can assert it is right. No, I can assert that it is right. I can assert that it is right. Assert के साथ हम लोग ने that लगाया है, और assert के साथ that लगाने का रीजन क्या है, जैसे said that होता है, जैसे understood that होता है, उसी तरीके से assert के साथ हमेशा that का यूज किया जाता है, जबकि hope के साथ कभी भी नहीं करते। Let me move ahead. 21 बेटा, I cannot explain that why. Listen, that and WH cannot be used together anywhere, so we should remove that here. I could neither contact Leela nor Sarla. मतलब neither के साथ nor is fine, पर neither nor co-relative conjunction है। ध्यान है, आपको मैंने सिखाया था। अब co-relative conjunction होने की वजह से we should place neither before Leela, जिससे क्या होगा, नोर के साथ नाउन है, नीदर के साथ भी नाउन आ जाएगा। हाउ, आई कुड कॉन्टेक्ट नीदर लीला नोर सरला, इस तरीके से। ऋतिक, आई एम नॉट गेटिंग योर थिंग व्हाट यू वांटेड टू टेल all your classmates, and some are saying happy birthday as well. To whom? चलिए, let me focus on my work. I asked my assistant that bring me to bring आएगा। ये चीज अभी नहीं समझ आएगी, ये मैं आपको नरेशन कराऊंगी ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 को स्किप्ट मान लो आप, नरेशन करेंगे तो समझाऊंगी इसको। नीदर ही प्लेज नोर ही रीड्स, देखो नीदर नोर के साथ क्या होता है भाई, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। नोर के साथ रीड्स है तो नीदर के साथ प्लेस होना चाहिए। प्लेस कब आएगा, जब नीदर यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो सेंटेंस बनना चाहिए ही नीदर प्लेस नोर रीड्स। आई एग्री, एग्री के साथ दैट आता है, जैसे अंडरस्टूड के साथ, जैसे सेड के साथ। राम नोट ओनली के साथ अपने को दिख रहा है बिल्ट अ टेम्पल, और बट ऑल्सो के साथ दिख रहा है मोस्क। अब अगर बट ऑल्सो के साथ मस्जिद लिखा है, तो नोट ओनली के साथ भी टेम्पल लिखा होना चाहिए। और नोट ओनली के साथ टेम्पल अगर लाना है तो क्या करूं, नोट ओनली को यहां से उठा दो और टेम्पल के बाहर बैठा दो, समझे। He has visited both to New York and Mexico. All good, all set, no need to improve anything. As she started late, she will miss the train because लगा सकते हो भाई, क्योंकि उसने लेट शुरू किया तो ट्रेन तो मिस होएगी ही, तो as can be replaced with because. She both accused me and my friend Sham. Instead, we should say she accused both me and my friend. Why, ma'am? Again, correlative conjunction goes with the same part of speech. अगर आप एंड के साथ में माय फ्रेंड शाम यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बोथ के साथ में भी कोई प्रोनाउन फैमिली का वर्ड होना चाहिए, तो इसलिए शी एक्यूज्ड बोथ मी एंड माय फ्रेंड। सिंस राजू इज अ पुअर फेलो ही कुडंट बाय अ ड्रेस। सिंस से बेहतर है बिकॉज, क्योंकि राजू एक जैसे कि या क्योंकि, तो जैसे कि या क्योंकि को सबसे बेहतर हम बिकॉज से दिखाते हैं, क्योंकि राजू एक गरीब लड़का है तो वो ड्रेस नहीं खरीद पाया, तो इट इज ओके ऐसे ही, या फिर सिंस की जगह बिकॉज लगा दो बस। इट वॉज जनरली डाउटेड दैट इंडिया वुड परमिट द यूज ऑफ हर सॉइल। देखो इंडिया को पहली बात तो फीमेल मानते हैं, इसलिए हर लगा हुआ है, और दूसरी बात डाउट के साथ इफ आता है अगर सेंटेंस सिंपल हो। डाउट के साथ क्या लगता है, इफ लगता है अगर सिंपल सेंटेंस है। तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो हम दैट लगा पाते थे। नेक्स्ट देखो बेटा, रीजन शब्द के साथ कभी बिकॉज का यूज नहीं होता, क्योंकि रीजन और बिकॉज तो एक ही चीज होते हैं। द रीजन इज ही इज नॉट वेल, इस तरीके से। इट इज नॉट डाउटफुल, नॉट आ गया ना, इट इज नॉट डाउटफुल, तो अब यहाँ पे दैट होना चाहिए। थोड़ी देर पहले व्हाट आई सेड, डाउटफुल के साथ
इफ आता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, दैट आता है अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो. टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट मे रेन. फुल्ली ओके, नो नीड टू इम्प्रूव. Is there any doubt? This is an interrogative sentence and in interrogative as well doubt के साथ that लगता है. देखो अगर पजल हो रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन मार्क या नोट हो तो डाउट या डाउटफुल के साथ आता है डेट. अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव है तो डाउट या डाउटफुल के साथ आता है इफ. दिस इज द थिंग. हाँ, इफ की जगह वेदर लगा देते हैं कई बार, पर दैट फिक्स है क्वेश्चन मार्क और नोट में. ऑल राइट, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क था, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दैट. यू वेट हियर अंटिल इज द बेस्ट आंसर. अंटिल स्टेज फॉर टाइम बेटा, अंटिल टाइम के लिए आता है और अनलेस शर्त के लिए. तो यहाँ टाइम की बात हो रही है ना, इसलिए अंटिल आएगा. कीप योर बॉडी फिट लाइक आई डू की बजाय एज आई डू आएगा. क्यों मैम? लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेता है और एज अपने बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ, तो एज के बाद आए, ठीक है. यू विल सक्सीड इफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. किसी भी कंजंक्शनल पार्ट को ना हम कभी भी फ्यूचर में नहीं लिख सकते. यानी यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, दिस इज द राइट आंसर. आई विल सक्सीड, सॉरी, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, क्योंकि इफ जो है वो कंजंक्शनल पार्ट है और कंजंक्शन वाले पार्ट में ना कभी भी विल शेल का यूज नहीं होता, तो वी नीड टू रिमूव विल. You are as dear to me as she आएगा बच्चों. as के साथ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, like के साथ ऑब्जेक्टिव. If I had wings, अगर ये वाला हिस्सा had यानी पास्ट में है तो यहाँ will का पास्ट होना चाहिए और will का पास्ट is would. Until he works hard से बेहतर है unless he works hard. अनलेस ही वर्क्स हार्ड क्यों बेहतर है? क्योंकि वो कह रहा है जब तक मेहनत नहीं करोगे, यानी बात टाइम की नहीं, बात शर्त की हो रही है, इसलिए अनलेस आएगा. इफ वन, देखो अगेन सेकंड फॉर्म है ना, तो विल का भी इधर क्या चलेगा? सेकंड फॉर्म चलेगा. इट इज अ ईयर सिंस आई हैव मेट हर. वैसे तो ये पूरा ही क्वेश्चन गलत है, फिलहाल तो क्रॉस लगा रही हूं मैं क्योंकि इसमें डबल एरर है. मैं बताऊंगी तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. इफ ही हैड वर्क्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो हमें वुड को अगर पास्ट में बदलना है तो वी मस्ट से वुड हैव पास्ट. किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का पास्ट हो जाता है बच्चों उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा के. ये सिंस वाला मैं फिर से रिमूव ही कर रही हूँ. दे बोथ आर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दे कैन कंफ्यूज यू अंटिल आई विल टीच यू टेंस. So you need to wait till tenses. Then I will be explaining these kind of questions, but not right now. A year passed again, since has come, so I will skip 46 as well. 47. He speaks as if. देखो as if होता है बेटा काश. काश मैं राजा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं गुब्बारा होता, इस तरीके से. तो was की जगह में अपने को लगाना है verb. I was playing, जब अगर ing में चल रहा हो ना एक्शन दोनों तरफ, तो while को ज्यादा प्रेफर करते हैं when की बजाय. बेसिक सी बात ये है कि while तब लगता है जब आप ing कॉन्टिन्यूअस में एक्शन दिखा रहे हो और when तब लगता है जब आप कॉन्टिन्यूअस में एक्शन नहीं दिखा रहे हो. तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस था, ing था, इसलिए while होना चाहिए. राम ऑर्डर्स एज दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एज दो का मतलब भी काश होता है. तो राम ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि वो मिलियनियर हो पर है नहीं. तो सेंटेंस पूरा ओके है, कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है. I'll go when, पहली बात तो when एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन वाला पार्ट कभी फ्यूचर नहीं होता. ये अगेन सिंस वाला केस है तो आई एम स्किपिंग इट. 4 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, वो चारों सिंस वाला केस था, टेंस के चैप्टर में सिखाऊंगी. I went there while की बजाय when. अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, जब ing हो तो while लगाना, ing ना हो तो when लगा दीजिएगा. 53. Don't write the bell has gone. Don't write means लिखना बंद करो, क्योंकि घंटी बज चुकी है, तो because या as दोनों ठीक है. Walk carefully dash you may fall unless, ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, अदरवाइज भी हो सकता है. अदरवाइज यू में फॉल, अनलेस से ज्यादा बेहतर बल्कि अदरवाइज ही रहेगा. हमें यहाँ फिल करना है क्वेश्चन बीच में.
कंजंक्शन फिल करनी है। ये 4-5 क्वेश्चन आए हैं फिलिंग के, दे आर नोन एज फिलर। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज बच्चों, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट्स भी थे, इसमें एरर्स भी थे, इसमें फिलर्स भी थे। आई क्वाइट एंजॉयड द एक्सरसाइज। और जो भी बच्चा थोड़ा फोकस करके सुनेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक। जिनको थोड़ा कम समझ में आए वो क्या करो, सेम क्लास को 2-3 बार सुनो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। He was busy, he attended to me, even then वो बिजी था, फिर भी उसने मेरी बात सुनी, तो फिर भी के लिए even then होगा। It's raining, we don't play the match today. It's raining, so we don't play. ये बारिश हो रही है इसलिए हम नहीं खेल रहे, therefore लगा लो या so लगा लो। He is a rich man and he is an MP. बराबर बात चल रही है ना दोनों तरफ, तो वो एक रिच मैन है और वो एक MP भी है। अब हम शब्दों के जुड़ने से बनते हैं फ्रेजेस, के बाद ईडियम्स। तो अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में, ईडियम्स के बारे में। सभी बच्चे लिख दो चैट में ईडियम्स, जिन्हें हिंदी में कहते हो मुहावरे। पर किसी बच्चे से पूछे ना ईडियम्स क्या हैं, तो बच्चा कहता है मुहावरे। फिर कहा जाए मुहावरे क्या हैं, तो बच्चा कहता है ईडियम्स। ये तो हमने बस इंग्लिश से हिंदी बना दी और हिंदी से इंग्लिश बना दी। हमें तो ईडियम का मीनिंग पता होना चाहिए, ना कि हिंदी। अब ईडियम का मीनिंग क्या कहता है मैम? ईडियम का अर्थ होता है शब्दों का ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा तो हो जाता है पर ना तो मीनिंग पूरा देता है ना शब्दों जैसा देता है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ईडियम का मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा होने के बाद ना तो पूरा मीनिंग देगा, यानी मीनिंग पूरा नहीं होगा, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, शब्दों जैसा भी नहीं होगा। शब्द कुछ और होंगे मुहावरे के और अर्थ कुछ और ही होगा। जैसे हिंदी में आंखों का तारा बहुत प्यारा कहा जाता है ना, जबकि शब्द क्या कह रहे हैं, आंख में तारा, आंख का तारा, जबकि मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा प्यारी कोई चीज। तो हिंदी में भी शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में होता है, शब्द कुछ और होते हैं और अर्थ कुछ और होता है। कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इडियम क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मैम। कोई आपसे पूछे इडियम्स क्या होते हैं, आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन मीनिंग, यानी शब्दों में छुपा हुआ मीनिंग देने वाला शब्दों का ग्रुप इडियम्स कहलाता है। प्लस इनकम्प्लीट भी होगा मैम मीनिंग, कंप्लीट नहीं होते मुहावरे, हमेशा कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट। तो इडियम कंप्लीट कैसे होते हैं मैम, सेंटेंस में इस्तेमाल होके। अगर इडियम को सेंटेंस में यूज कर दोगे तो उसका मीनिंग पूरा हो जाएगा, अदरवाइज इडियम इनकम्प्लीट और हिडन सेंस देने वाला शब्दों का ग्रुप होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। इडियम का मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप जो हिडन और इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, शब्दों में छुपा हुआ, शब्दों से बिल्कुल अलग और अधूरा मीनिंग देने वाला ग्रुप इडियम्स कहलाता है। समझे हम? एग्जाम्पल से बताती हूं। सर्वज्ञा, मैंने अभी अभी फ्रेज कंप्लीट किया था बेटा, अभी अभी किया था। हाँ जी, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हिडन एंड इनकम्प्लीट मीनिंग इज नोन एज इडियम। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी इडियम के, ध्यान देंगे सभी बोर्ड पे। देखो बेटा, जैसे इंग्लिश में एक इडियम है पिग्स फ्लाई। अब पिग होता है सुअर, अगर हिंदी मीनिंग देखो, और फ्लाई होता है उड़ना। पिग होता है सुअर और फ्लाई होता है उड़ना, और सुअर कभी उड़ते नहीं है। अगर कोई बच्चा हिंदी शब्दों की हिंदी बनाएगा तो ऐसा लगेगा सुअर के उड़ने की बात हो रही है, जबकि इस इडियम का मतलब होता है असंभव, इम्पॉसिबल। इस इडियम का क्या मतलब है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी हिंदी में असंभव, कोई ऐसी चीज जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं पिग्स फ्लाई। जैसे आपने कहना हो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो आप कह सकते हो दिस इज अ पिग्स फ्लाई फॉर मी। अगर आपने कहना है दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज अ
पिग्स फ्लाई फॉर मी, यानी असंभव है ये मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो उस चीज को कहते हैं पिग्स फ्लाई। जैसे इंग्लिश में एक और इडियम होता है वेट ब्लैंकेट। बेटा हिंदी बनाओगे तो मीनिंग निकलेगा गीला कंबल, वेट मतलब गीला, ब्लैंकेट मतलब कंबल, पर मैंने क्या कहा, इडियम कभी भी शब्दों जैसा मीनिंग नहीं देते, शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वेट ब्लैंकेट को हिंदी में कहते हैं कबाब में हड्डी। सुना है, कबाब में हड्डी। या फिर इंग्लिश में कहा जाए a thing which kills joy, a thing which kills joy, कोई ऐसी चीज जो मजे को खराब कर दे, कोई ऐसी चीज जो मजे को खराब कर दे। मंशा कुमारी कह रही है मीनिंग को क्लियर लिखो, तो क्लियर ही लिख रही हूं मंशा, गलत क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आई मंशा की बात, ऑलमोस्ट क्लियर लिखा है मैंने पैनल पे सब कुछ। हाँ जी, तो अगर आप हिंदी में कहते हो ना किसी चीज को कबाब में हड्डी, तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है वेट ब्लैंकेट। तो इडियम में क्या हो रहा है बच्चों, शब्द कुछ और इशारा कर रहे हैं और अर्थ कहीं और ही जा रहा है। देखो शब्द कुछ और इशारा कर रहे हैं और अर्थ कुछ और ही बन रहा है, तो इन्हें कहा जाता है इडियम्स, जो कभी भी शाब्दिक मीनिंग नहीं देते। आपके बैच में लगभग 1000 इडियम्स मैं आपको सिखाऊंगी, लगभग 1000 के आसपास इडियम्स में आपके बैच में इस तरीके से आपको सिखाऊंगी कि आपने कहीं पे इम्पॉसिबल बोलना है तो आप पिग्स फ्लाई यूज करो। मैंने फेसबुक पे इडियम्स की सीरीज भी चला रखी है, जिसमें मैं लगभग 58 या 59 के आसपास इडियम शेयर कर चुकी हूं। इन बच्चों को बाहर ही रोक दो। 58 या 59 इडियम्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूं, और इडियम्स का सीधा सीधा सा मतलब है शाब्दिक भाषा से अलग अर्थ देने वाला शब्दों का ग्रुप। क्या हम समझ पाए बच्चों? जल्दी से थम्स अप डालेंगे अगर इडियम का मीनिंग कुछ कुछ समझ में आ गया तो। आई एम राइटिंग डाउन ऑन द राइट अपर साइड नाउ। मैंने इडियम लिख दिया आप सबके लिए, स्पिल द बीन्स। स्पिल का मतलब होता है फैला देना और बीन्स का मतलब होता है दाने, किसी चीज के दाने फैला देना। इस मुहावरे का मतलब है सीक्रेट रिवील कर देना, किसी की कोई छुपी हुई बात दुनिया के सामने आ जाए। वीना कुमारी जी आप उसके साथ बैठिए और चैट में उसकी मदद कीजिए, अगर वो चैट नहीं कर सकता है तो। 5th क्लास का बच्चा सुषमा बहुत आराम से सीख सकता है। मानवी जी आई हैव ऑलरेडी सेड यस। वेट ब्लैंकेट समझ नहीं आ रहा यूजर? चलो ठीक है, मैं तीनों समझाती हूं, दोबारा से ध्यान दो मेरी तरफ। पिग का मतलब सुअर, फ्लाई का मतलब उड़ना, और सुअर कभी उड़ते नहीं है। तो हिडन मीनिंग क्या निकल आया भाई? कुछ ऐसी बात कर रहे हो जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, समथिंग इम्पॉसिबल, समथिंग इमेजिनरी, तो उसे कहेंगे पिग्स फ्लाई। तो जब भी आपने इम्पॉसिबल या इमेजिनरी कहना है उसकी जगह पे आप पिग्स फ्लाई यूज कर सकते हो। बेटा एक सिंपल सी भाषा से बताती हूं मैं आपको। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर फॉर ऑर्नामेंटल इंग्लिश। अगले कुछ सेकंड मुझे ध्यान से सुनना। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर ऑर्नामेंटल इंग्लिश। क्या है ये? इंग्लिश के गहने हैं। जैसे एक महिला अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करती है, वैसे ही इंग्लिश को सुंदर दिखाने के लिए इडियम्स और प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल होता है। तो ये आपकी भाषा को इंप्रूव करते हैं। नहीं तो कह तो आप इम्पॉसिबल भी सकते हो, दिस इज इम्पॉसिबल, पर वो तो सारी दुनिया बोलती है। आपने कुछ अलग कैसे बोला, आप कुछ खास कैसे लगे? जैसे महिलाएं ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे पहन के खास महसूस करती हैं, वैसे ही इंग्लिश का सेंटेंस इडियम्स और प्रोवर्ब्स को यूज करके खास महसूस करता है, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस का गहना होते हैं इडियम्स और प्रोवर्ब, यानी उसे और सुंदर बना देते हैं। वाक्य को और सुंदर बनाया जा सकता है उसमें क्या यूज करके? इडियम और प्रोवर्ब यूज करके। कैसे मैम? एक तो हम कहीं दिस इज इम्पॉसिबल बोलते ही समझ में आ रहा है सबको, और एक हम बोले दिस इज पिग्स फ्लाई।
एक तो हमने कहा दिस इज इम्पॉसिबल, और एक हमने क्या कहा, दिस इज पिग्स फ्लाई। अब जैसे ही हमने कहा दिस इज पिग्स फ्लाई, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आएगा, वो दिमाग खुजाएंगे और आपसे पूछेंगे भाई पिग्स फ्लाई क्या होता है, तो आप बोलोगे इडियम का, इंग्लिश का इडियम है और इसका मतलब होता है असंभव। समझे बच्चों? तो इसलिए आपकी भाषा और सुंदर हो जाती है मुहावरों को यूज करने से। अब वेट ब्लैंकेट का मतलब कबाब में हड्डी कैसे हुआ मैम? एक सिंपल सी बात है, हमें ब्लैंकेट यानी कंबल की जरूरत पड़ती है जनवरी में, और जनवरी में होती है कड़ाके की सर्दी, और कड़ाके की सर्दी में गीले कंबल में ना नींद नहीं आती। अगर सर्दी बहुत ज्यादा है और कंबल पानी से भीगा हुआ है तो आपकी नींद को खराब कर रहा है वो कंबल, जैसे कबाब के मजे को उसमें फंसी हड्डी खराब कर देती है, दाल के मजे को उसमें आने वाला कंकर खराब कर देता है। समझे? तो वेट ब्लैंकेट का मतलब कबाब में हड्डी इसलिए है क्योंकि वेट मतलब गीला, कंबल हमारी नींद को खराब कर रहा है, नींद के मजे को खराब करने का काम कर रहा है कंबल का गीला होना, तो इसलिए कबाब में हड्डी, कबाब के मजे को खराब कर रहा है उसमें हड्डी का होना। तो इस तरीके से आप वेट ब्लैंकेट यूज करते हो, अ थिंग विच किल्स जॉय। आइए, स्मेल अ रैट, 10 इडियम कल करा के गई थी, आज दोबारा से रिपीट कर रही हूं। स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो पंगा चल रहा है, तो दैट इज स्मेल अ रैट। इसका सही मीनिंग होता है डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, दिल की संतुष्टि तक, दिल की गहराई तक। जब तक मन नहीं भर जाएगा रसगुल्ले खाऊंगा, मन भर जाने तक रसगुल्ले खाऊंगा, तो अपनी जब तक तृप्ति नहीं हो जाएगी तब तक किसी काम को करना, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हाँ जी, तो दिल की गहराई तक, दिल की गहराई तक, एज मच एज ही वॉन्टेड टू। तीसरा हमने कल किया था ऑल ईयर्स, किसी की बात सुनना इतने बड़े बड़े कान करके, यानी पूरा ध्यान लगा के, वेरी अटेंटिव यानी पूरा ध्यान लगा के। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज, मेरे सामने जो है वो नाक के नीचे ही है, बिल्कुल आपके सामने जो है उसी को कहते हैं ये तो मेरी नाक के नीचे है, यानी मेरे बिल्कुल सामने ही बैठा है, और बिल्कुल सामने ही बैठा है तो क्या हो गया, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। बेटा ये मैं कल करा चुकी हूं, इसलिए आज स्पीड से रिवीजन करा रही हूं, नए ईडियम आएंगे तो स्लो स्लो समझाऊंगी, ये सिर्फ रिवीजन है, कोई नया बच्चा हो तो घबराए नहीं। प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलना खतरों का काम है भाई, आग खेलने की चीज नहीं होती, मत खेलिए, आग खेलने की चीज नहीं है, खेला नहीं जाता इनसे, खिलौनों से खेलो, है ना, खेलने की चीज आग बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग इमोशंस से खेलते हैं, बहुत से लोग उम्मीदों से खेलते हैं, बहुत से लोग प्यार से खेलते हैं, ये भी खेलने की चीजें नहीं है, खेलो सिर्फ खिलौनों से। आइए, प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना खतरों का काम, आग से खेलना खतरों का काम। नेक्स्ट, इन द पिंक, इसमें मैंने कहा था गाल गुलाबी किसके होंगे, जो खाता है सेब, गाल गुलाबी किसके होंगे, जो खाता है टमाटर, गाल गुलाबी किसके होंगे, जो खाता है देसी घी में बनी चीजें, है ना, गाल पिचके हुए किसके होंगे, जो खाता है पिज्जा बर्गर। तो गाल गुलाबी होना यानी सेहत बहुत अच्छी है, चुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसको कहते हैं उसके गाल तो गुलाबी गुलाबी हैं, ही इज इन द पिंक, शी इज इन द पिंक, यानी हेल्थ सही चल रही है, मस्त चल रही है, फिट चल रही है, दैट इज इन द पिंक। तो क्या हो गया भाई, इन गुड हेल्थ। बहुत सारे लोग ले लेते हैं हैप्पी मूड, गुलाबी गाल का मतलब शर्माना ही थोड़ी होता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है भाई, तो सेहत को दिखाता है गालों का क्या होना, गुलाबी होना। चलिए अगला इडियम 7, काउच पोटैटो, मोटा सा गोल गोल सा आदमी जो सोफे पे बैठा है पसर के और देखता है घंटों घंटों टीवी, उसको कहते हैं ही इज अ काउच पोटैटो, पूरा दिन पसरा रहता है सोफे पे, पूरा दिन देखता रहता है टीवी, दैट इज काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो जो पूरा दिन क्या देखता रहे,
टीवी देखता रहे। इस पोटैटो को याद करो, इस सोफे को दिमाग में बिठा लो। फोटो क्यों लगाई है मैंने ईडीएम के सामने? ताकि तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाए। देखो, किसी भी इंसान का 3 घंटे का लेक्चर याद नहीं रहता है, लेकिन 3 घंटे की मूवी याद हो जाती है। क्यों? फोटो होती है उसमें, फोटो फोटो। तो हमारा दिमाग शब्द की जगह पिक्चर को पकड़ता है, इसलिए सामने पिक्चर लगा रखी है। चलिए, नेक्स्ट कराया था बेटा कल, फेदर देयर ओन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला भरना। देखो, चिड़िया ने अंडे के साथ डॉलर रख रखे हैं, अपना खुद का घर भर रही है। स्वार्थी, अपना फायदा सोच रही है, किसी और का फायदा नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, उसको कहते हैं फेदर देयर ओन नेस्ट। तो प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपना फायदा सोचना। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, सिर्फ अपना फायदा सोचना। 9th, कल 10 करा के गई थी। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, गोल गड्ढे में चकोर चीज फिट नहीं हो सकती। तो गलत जगह पे गलत चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो, गलत जगह पे गलत चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहते हैं मिसफिट इन द एनवायरमेंट। वातावरण के हिसाब से गलत है ये व्यक्ति यहां। 10th, गेट आउट ऑफ द हैंड। देखो इस अध्यापिका को, कैसे बच्चे उछल रहे हैं इसके सामने बैठ के, सारे के सारे इसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। ये सारे मैंने कल पढ़ा दिए थे बेटा, इसलिए फटाफट रिवाइज करा दिए हैं। आइए, आज की क्लास का पहला इडियम, 10 में कल करा के गई थी, आज से शुरू कर रही हूं। आज की क्लास का पहला इडियम आपके सामने है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखो मैंने क्या छाप रखा है इस इडियम की इमेज में, एक व्यक्ति की मुट्ठी और उसमें नोट बंद हैं। तो समझो मेरी बात, नोट हैं तो सही पर खर्च नहीं करना चाहता, मुट्ठी बंद कर रखी है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जो ऐसे कर रहा है वो है क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट होती है मुट्ठी और क्लोज है बंद। मुट्ठी बंद है और अंदर नोट बंद है पर दूंगा नहीं। ऐसे कौन लोग होते हैं? जो कंजूस होते हैं, जिनके पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं करना चाहते। वो कौन लोग हैं? कंजूस लोग हैं। पैसा है फिर भी खर्च नहीं करना। चलिए, पैसा तो है पर खर्च नहीं करूंगा, क्लोज फिस्टेड हूं मैं, क्लोज फिस्टेड, कंजूस हूं, कंजूस। तो कंजूस को इंग्लिश में काइंड कहते हैं क्या? नहीं, काइंड तो दयालु होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, क्रूअल निर्दयी होता है, माइजर कंजूस होता है। तो माइजरली पर्सन, एक कंजूस आदमी को कहा जाएगा क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है बच्चों। 12, अ बेड ऑफ रोजेस। देखो कितना सुंदर बेड है, कितनी प्यारी इमेज है। ऐसा बेड आपको मिले सोने के लिए तो मजा ही आ जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। गुलाब ही गुलाब, एकदम नरम नरम, गदम गदम, है ना? बढ़िया नींद आएगी, उठने का मन ही नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। मजेदार जीवन, बढ़िया जीवन, खुशनुमा जीवन, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, उसे कहेंगे बेड ऑफ रोजेस। तो मुश्किल रास्ता नहीं, इजी और हैप्पी सिचुएशन, हाँ। प्लेजेंट परफ्यूम, खुशबू, खुशबू की बात नहीं 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 नहीं। अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, कोई घाटी जिसमें फूल ही फूल है, नहीं 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 नहीं। कल इडियम का मतलब बता के गई थी ना, शब्दों में छुपा हुआ अलग से मतलब निकालना है। इजी और हैप्पी सिचुएशन, घर में सब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया होगा ना, तभी बेड पे गुलाब सजा के देंगे, नहीं तो बेड ही नहीं देंगे भाई, धरती पे लिटा देंगे, चल निकल, है ना? तो अच्छे हालात चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हालात चल रहे हैं, तो उधर ही हम यूज कर सकते हैं क्या? बेड ऑफ रोजेस। 13 पे आते हैं बेटा, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। डेड का मतलब है मरा हुआ, हाँ जी, डेड का मतलब है मरा हुआ। जो व्यक्ति या जो घोड़ा, यहां पे कह रहा है डेड हॉर्स, घोड़ा मर चुका है। और फ्लोग का मतलब चाबुक मार मार के उठाने की कोशिश कर रहे हो, चाबुक मार मार के उठाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मरा हुआ घोड़ा उठेगा? बताओ बताओ, आंसर चुनो। मरा हुआ घोड़ा उठेगा क्या? कितने भी चाबुक मारो, कूटो पीटो, कुछ भी करो, नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। तो आप अपने प्रयास वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मरा हुआ घोड़ा उठने नहीं वाला, कितने ही चाबुक मारो। इमेज करेक्ट करो।
फोटो दिमाग में छप गई तो भूलोगे नहीं ईडियम कभी। तो क्या बना, टू वेस्ट द एफर्ट्स, समय बर्बाद करना, उसको कहेंगे फ्लॉग द डेड हॉर्स। साधारण सी भाषा में कहते हैं दीवार को धक्का लगाना। दीवार को धक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दीवार बिल्कुल नहीं गिरेगी धक्का लगाने से। गलत व्यक्ति पे कोशिश कर रहे हो, सुधरेगा नहीं, कितना ही मार लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको भी कहते हैं फ्लॉग द या फ्लॉग अ डेड हॉर्स। 14 ले लेती हूं बेटा। बीज नीज, कितनी प्यारी मक्खी है देखो हमारी, क्या लिखा है, बीज नीज। मक्खी की शक्ल देखो जरा। हाँ जी, मक्खी को देखो एक बार, कैसी लगी स्क्रीन के ऊपर, कितनी प्यारी मक्खी है। मुस्कुरा रही है इसलिए प्यारी है, कैसी भी शक्ल हो मुस्कुराते रहे तो अच्छे लगते ही हैं। और इसके घुटने इसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होते हैं। अगर आपने कभी मकड़ी को ऐसे उसकी टांग तोड़ के अलग करके देखा हो तो फिर भी उसके अंदर ऐसे वो हिलती डुलती जान सी दिखती है, जान दिखती है। तो इस मक्खी के बी का जो घुटना है वो उसके शरीर का सबसे मजबूत वाइब्रेंट पार्ट माना जाता है। इसलिए मक्खी के नीज यानी मक्खी के घुटने शानदार होते हैं, उसके शरीर का सबसे शानदार पार्ट होता है, उसको कहते हैं शानदार। शानदार का ऑप्शन कौन सा है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रॉब्लमेटिक तो कंप्लेन करने वाला, शिकायती टाइप। फुलिश मूर्ख को कहते हैं। ऑब्जर्वेंट जो हर चीज को जान देख परखने के बाद ही करे, है ना। तो सही आंसर हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शानदार जानदार शानदार जानदार। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई। अगर आपको कहना है ना किसी को भाई आपका खाना तो लाजवाब है, तो आप कह सकते हो योर फूड इज बीज नीज योर फूड इज लाइक बीज नीज। आपका फूड उतना ही शानदार है जितना मधुमक्खी के घुटने। इस तरीके से आपको आंसर लेना होता है। चलिए, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है। पहले तो इमेज को महसूस करो, फील करो जरा। कौन है, रजनीकांत साहब हैं। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूं। ये देखो, इमेज को ध्यान से देखो, जरा गहराई से देखो। ये हैं हमारे रजनीकांत साहब, कार्टून की फॉर्म में, है ना। रजनीकांत को जानते हो कि नहीं जानते हो। किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर फेंक के मारा है। एसएससी और बैंक पीओ दोनों को मार गिराया है ना। अभी हम बर्ड्स को मार के क्या करेंगे, हमारा टारगेट तो सरकारी नौकरी लेना है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, रजनीकांत साहब ने पत्थर मारा, बैंक पीओ भी हिट हो गया और एसएससी भी हिट हो गया। तो एक पत्थर से 2 शिकार, एक तीर से 2 निशाने, उसको कहते हैं किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जरा ऑप्शन चुन के दिखाओ तो। किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, नहीं। टू प्लान 2 मर्डर साइमल्टेनियसली, एक के साथ 2 मर्डर प्लान करना, नहीं। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक ही प्रयास से 2 परिणाम पा लेना। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद सिंगल एफर्ट, एक ही प्रयास किया, मतलब बच्चे ने एक ही बार कोचिंग ली और सारे सरकारी नौकरी के टेस्ट पास होते जा रहे हैं। मतलब बच्चों ने एक ही बार नेहा मैम का बैच लिया और सारे सरकारी नौकरी की इंग्लिश होती जा रही है। इसको कहते हैं किलिंग मेनी बर्ड्स, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। समझे। चलिए, टू बी एन एक्सपर्ट शूटर, नहीं भाई, निशानेबाजी की बात ही नहीं हो रही है। क्या कहा था हमने आपको पहले भी कि ईडियम में शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शब्दों में छुपा हुआ शब्दों से बिल्कुल अलग और अधूरा होता है। कल की क्लास में बता के गई थी। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। 16 आ जाओ, देखो कैसा इंसान है। इमेज दिख रही है, हाँ जी। टू रिजल्ट्स विद सिंगल एफर्ट्स, बिल्कुल ठीक पूजा, वेरी गुड, शाबाश। आना बेटा, इस व्यक्ति के एक्सप्रेशंस देखो, अकड़ मरोड़ इसके चेहरे से, होठों से, आंखों से, सब तरफ से टपक रही है। एकदम अकड़ू लग रहा है, एकदम मरोड़िया लग रहा है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे फू फू करते चलते हैं, दाएं बाएं वालों को देखते ही नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा तोपची समझते हैं, भूल जाते हैं कि है तो इंसान ही भाई, भगवान थोड़ी बन गए हैं। चलिए
स्वोलन हेडेड, जिसका सर सूज गया है, जिसका सर सूज गया है, यानी अकर सर चढ़ के बोल रही है, मरोड़ सर चढ़ के बोल रही है, अपने आप को खुदा समझने लगा है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सर चढ़कर बोलना। स्वोलन हेडेड, सर सूज गया है उसका, यानी सफलता उसके सर पे बैठ गई है। इसीलिए तो सर नॉर्मल से डबल दिखेगा ना, जिसके सर पे सफलता चढ़ जाएगी और अपने आप को वो खुदा समझने लगेगा। तो उस लॉजिक से आता है स्वोलन हेडेड, अकड़ू आदमी, मरोड़िया आदमी, जिसको गुरूर हो खुद पे, उसको कहते हैं स्वोलन हेडेड। तो वेल कनेक्टेड नहीं होते अकड़ू लोग, तो बात ही नहीं करके देते। अनवेल, तबीयत की बात नहीं हो रही है जी, दिमाग की बात हो रही है, दिमाग में अकड़ चढ़ गई है। कॉन्सीट का मतलब होता है अकड़, जो दूसरों से बात ना करे, अकड़ में रहे, तन के चले, सिर पूरा ऐसे अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझ रहा है, उसको कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन, अकड़ू आदमी, मरोड़िया आदमी, जो बात करके ही नहीं देता है। क्लास में होते हैं कुछ लोग, ऑफलाइन में पूरा पूरा बैच निकल जाता है, पड़ोस में कौन बैठा है उससे बात नहीं करते, तो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड पीपल, दे आर स्वॉलन हेडेड पीपल, अकड़ू लोग हैं ये, जो घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। आओ बेटा 17 पे चलते हैं। पुट द कार्ट, कार्ट किसी भी रेड़ी या गाड़ी को कह देते हैं, लकड़ी की नहीं बनी होती, फ्रूट सेलर और वेजिटेबल सेलर के पास आपने देखी हो, रेड़ी पे फल सब्जी बेचते हैं, जो कार्ट कह देते हैं उसको। और हॉर्स कहते हैं घोड़े को। अब नॉर्मल सेंस, मुझे तुम घोड़ा मान लो, तो गाड़ी मेरे पीछे होनी चाहिए, घोड़ा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, घोड़ा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, ऐसे होगा ना। लेकिन ईडीएम क्या बोल रहा है, घोड़ा आगे आगे पर गाड़ी उससे भी आगे। देखो इमेज में, देखो इमेज में क्या दिख रहा है, घोड़े के पीछे नहीं है गाड़ी, घोड़े के आगे है गाड़ी। घोड़े के आगे कौन गाड़ी लगाता है भाई, मूर्ख प्राणी, घोड़े के तो पीछे गाड़ी होनी चाहिए, आगे गाड़ी होगी तो घोड़ा दौड़ेगा कैसे। तो उल्टे तरीके से काम कर रहे हो भाई, गलत तरीके से काम कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को उल्टे तरीके से करना, काम को गलत तरीके से करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। परफॉर्म मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे काम करना नहीं। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, अंत तक किसी चीज को टालना नहीं। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, एकदम से काम को करना नहीं। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, बाद वाली चीज को पहले करना, यानी काम को उल्टे तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मेरे ख्याल से बात समझ आ जाएगी बच्चों, नहीं तो फोटो दिमाग में छाप लो, बन ही जाएगी बात। कह दोगे ऐसे नहीं होता है भाई, हमें घर में लेसन्स दिए जाते हैं बहुत बार, ये काम ऐसे नहीं होता, कितनी बार बताऊं, हर बार गलत करता है तू। तो इसी सिचुएशन को इंग्लिश में कहेंगे, व्हाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स अगेन एंड अगेन एवरी टाइम। हर बार गलत कर रहा है यार तू, काम ऐसे थोड़ी होता है। दैट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को उल्टे तरीके से करना। आइए, एंडेड इन स्मोक, किसी चीज का जल के खाक हो जाना। इंसान क्या है, मिट्टी का पुतला कहा जाता है, क्योंकि हमने भी एक दिन जल के खाक हो जाना है, राख हो जाना है, धुआं हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा हमारे शरीर का भी। तो इसी को कहते हैं एंडेड इन स्मोक, जिसमें लास्ट में कुछ हाथ ना आए, कुछ नहीं बचा, सब गया, सब जीरो, धुआं बन के उड़ गई चीज, तो कुछ हाथ आया ही नहीं। अब इसमें मुझे कोई खास इमेज नहीं मिली, तो मैंने ये जलती हुई बस लगा दी है, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि इस बस ने जो अभी जलना शुरू किया है, ये ऐसी ही जलती रही ना तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो एंडेड इन स्मोक का मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक्सीड द बजट, बजट बढ़ गया नहीं, टाल मटोल हो गई नहीं, यील्ड नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ नहीं। जिस बात का कोई रिजल्ट ना मिले, कोई परिणाम ना मिले, कोई फायदा ना मिले, उसी को तो कहते हैं यील्ड नो प्रॉफिट। आइए नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ मैदान में। आहा क्या बढ़िया शानदार इडियम आया है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्म करो कर्म, मुंह से मत बोलो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, मैं वैसा बना दूंगा। काम करने लग जाओ, दुनिया को खुद ही दिख जाएगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बच्चा मेहनत कर रहा है,
उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, या जो मुंह से बोल रहा है, बस सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि मैं कर दिखाऊंगा, 3 महीने बाद नौकरी लग जाऊंगा, 20 दिन बाद शादी हो जाए, सिर्फ मुंह से बोल रहा है, कर्म नहीं कर रहा उस तरीके के। तो इंग्लिश का ये इडियम कह रहा है बोलो कम करो ज्यादा, बोलो कम करो ज्यादा। मेहनत करो, अपने आप आपकी मेहनत बोलेगी, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम ऐसे करो, कहते हैं ना तैयारी करो ऐसी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे दुनिया के सामने कि आपने क्या किया। तो खामोशी से तैयारी करो, सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्द छोटे पड़ जाते हैं आपके काम के आगे, तो काम ज्यादा करो, बोलो मत उस काम को। आइए, टेक अप अ टास्क यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा काम शुरू कर दिया जो पूरा नहीं कर सकते, नहीं। यस, वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट यू से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो इंदु, यही बात है। वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट यू से। डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, नहीं। लुक फॉर सिचुएशन इन रॉन्ग प्लेस, नहीं। तो क्या आंसर हुआ, वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आप करते हो वो ज्यादा महत्व रखता है इंस्टेड ऑफ जो आप बोलते हो। ठीक है बच्चों, आइए 20 बैक टू द स्क्वायर वन। 99 या 100 पे पहुंचे, सांप ने काटा और धड़ाम से आके वापिस 1 पे गिरे। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम ऊंचाइयों को छू लेते हैं, हम मेहनत कर लेते हैं, हमारा टेस्ट पास हो जाता है, फिर सरकार अनाउंस करती है उन भर्तियों को रद्द किया जाता है। तो वो बेचारा बच्चा जो पहुंच गया सफलता पे, उसको आप ला के 0 धरती पे फेंक रहे हो वापस। तो इसी को तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, बैक टू द स्क्वायर वन। जहां से चले थे वहीं आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। सपोज ये स्क्वायर है, यहां से आपने जर्नी शुरू करी, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते वहीं आ गए ना, बैक टू द स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। सांप ने काटा, 1 पे आ गए वापस। फेल हुए पेपर में 12वीं में आ गए वापस। फेल हुए पेपर में सरकारी नौकरी की तैयारी में आ गए वापस। तो दैट इज बैक टू स्क्वायर वन, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। नेग्लेक्ट, इग्नोर करना नहीं, स्क्वायर बनाना नहीं, आगे बढ़ते जाना नहीं, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहां से शुरू किया था वहीं पे लौट आना।